जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम अजीत सिंह और आप मेरा ये यूट्यूब चैनल देख रहे हैं दद्दा की खरी खरी। तो साहब आज घर से बाहर बैठ के वीडियो बनानी पड़ रही है। बहुत जबरदस्त ठंड है पर लाइट नहीं है, कमरे में अंधेरा था इसलिए बाहर बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कांप रहा हूँ मैं ठंड से। और आज मैंने डिसाइड किया था आज मैं बैक टू बैक 4-5 वीडियो इकट्ठे ही बना डालूंगा। उसके बाद उनको एक एक करके पोस्ट करते जाएंगे। मेरे पास क्या है कि मैं आलस के कारण वीडियो नहीं बनाता हूँ और अब मेरे पास 4-5 का हमेशा मैं स्टॉक रखा करूंगा। वीडियोस बनी पड़ी है, जब मन किया तब डाल दिया, शेड्यूल कर दिया करेंगे। तो साहब ये घटना जो मैं आपको सुना रहा हूँ ये पिछले साल सर्दियों की है। और मैं एक बात बता दूं आपको, मैं अपने लेखन में भी और मैं जब भी ये वीडियोस बनाता हूँ यूट्यूब वीडियोस तब भी आई मैं कभी भी काल्पनिक घटनाएं नहीं सुनाता हूँ, काल्पनिक कहानियां नहीं सुनाता हूँ। मैं हमेशा अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस ही शेयर करता हूँ, या किसी ने अगर अपना फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया तो अब उस सुनाने वाले ने थोड़ी बहुत अतिशयोक्ति एग्जैजरेशन कर दी हो तो वो अलग बात है। अदरवाइज आई ट्राई टू शेयर रियल स्टोरीज, रियल लाइफ स्टोरीज, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस। तो साहब ये पिछले सर्दियों की घटना है। मैं दिल्ली के पास एक जगह एक गांव में रुका हुआ था, छुट्टियां मना रहा था। तो वहां पे उसी घर में एक फैमिली रहती थी, उनका बच्चा जो था वो एनडीए का एक कैडेट था, नेशनल डिफेंस एकेडमी में उसका उसके 2 साल कंप्लीट हो गए थे। तो वो सारा दिन मेरे साथ बैठ के, वो छुट्टी आया हुआ था, तो मेरे साथ सारा दिन बैठ के गप्पे मारता था। हम साथ ही खाना खाते थे और साथ ही टहलने जाते थे, घंटों वॉक करते थे हम। तो मैं आई एम ऑलवेज क्यूरियस, मैं हमेशा ना लोगों से सवाल पूछता रहता हूँ। तो उससे मैं पूछता रहता था और मुझे हमेशा एक कौतूहल होता था। हम अखबारों में पढ़ते हैं साहब कि फौज में अच्छे अफसरों की कमी है। मुझे हमेशा लगता था कि यार 140 करोड़ लोगों के देश में, विश्व के सबसे युवा देश में, वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। तो इतनी भारी भरकम पॉपुलेशन में भी हमारे पास अच्छे अफसरों की कमी है। तो आखिर आर्मी अपने युवाओं में, अपने ऑफिसर्स में ऐसी क्या क्वालिटी ढूंढती है जो उसको नहीं मिलती 140 करोड़ लोगों के देश में। तो मैं, अच्छा, उस लड़के ने मुझे बताया कि साहब उसका एनडीए में सिलेक्शन जब हुआ तो वो शायद 250 लड़कों का वो एक बैच था जिसको वो स्क्रीनिंग कर रहे थे कपूरथला में। वो कहता है कि इससे पहले मैं एक बार दे चुका था या 2 बार, और दोनों बार में फर्स्ट डे ही रिजेक्ट हो गया था। तो इस बार भी मैं जाना नहीं चाहता था पर मैं चला गया। तो जब फर्स्ट डे मुझे नहीं छांटा गया तो मुझे इसी में संतोष हो गया कि चलो इस बार पहली बार तो नहीं छांटे साहब। खैर साहब, तो लगभग 250 लड़कों में से उन्होंने 50-60-70 लड़के शायद फर्दर स्क्रीनिंग के लिए रख लिए और उनकी 5 दिन तक स्क्रीनिंग की। उसके बाद छठे दिन वहीं पे ऑन द स्पॉट ही उन्होंने जब रिजल्ट डिक्लेयर किया तो उसने बताया कि आई वॉज द ओनली बॉय सेलेक्टेड। मतलब लगभग 250 में से 249 को रिजेक्ट कर दिया, एक लड़के को सिलेक्ट किया एनडीए के लिए। तो मैं हमेशा उससे जानना चाहता था और मैं हमेशा अफसरों से, आर्मी ऑफिसर जब भी कभी कोई मुझे मिल जाता तो मैं ये पूछता हूं उससे कि आखिर भैया आर्मी ऐसी कौन सी क्वालिटी खोजती है। अच्छा, बहुत सारे लड़के ये बताते हैं कि जब हम एनडीए का एग्जाम देने या एनडीए का जब वो इंटरव्यू, सीडीएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हो, एसएसबी जब देने गए थे तो हमको लगता था कि यार मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरे अंदर सारी क्वालिटीज हैं, मेरा तो पक्का सिलेक्शन होगा। और फिर जब लिस्ट आती थी सामने तो हम देखते थे कि यार एक अजीब से नॉन डिस्क्रिप्ट से लड़के का, जिसके अंदर हमको एक भी क्वालिटी नहीं दिखती थी, जो बहुत ही मतलब बिलो एवरेज सा देखने में जो लड़का लगता था, उसका सिलेक्शन हो गया, हमें छांट दिया गया। तो एक बार एक आर्मी के बड़े सीनियर अफसर मुझे मिले थे तो मैंने उनसे पूछा, तो मैंने कहा भैया ऐसा क्या खोजते हो। तो उन्होंने मुझे एक बात कही थी कि हम बहुत सारी क्वालिटीज ढूंढते हैं लड़के में,
परंतु सबसे बड़ी एक क्वालिटी होती है, कोको महाराज परेशान कर रहे हैं, कोको आ जाओ इधर आ जाओ, बस हाँ ठीक है, हाँ ये सब हमारे कोको जी हैं। तो वो कहते हैं कि साहब वो दिन, जिस दिन साक्षात, वो क्षण जब साक्षात मौत सामने खड़ी होगी, उस वक्त ये ऑफिसर कैसे बिहेव करेगा, ये हम देखते हैं। कोको जी, ये है साहब कोको, इनसे पहले मिल लो यार। ओहो चलो अब वीडियो बना लें दो यार, चलो। तो साहब ये कोको जी आ गए आज फिर, क्योंकि मैं हमेशा तो कमरे में बंद होकर बुलाता हूँ, आज कोको को मौका मिल गया है। एक दिन मैं आपको कोको की कहानी सुनाऊंगा कि कोको आखिर हमारे जीवन में कैसे आया। कोको, ओहो कोको तो साहब गोदी में सिर रख के खड़े हो गए हैं। अब मुझे वीडियो बना लेने दो, ठीक है, शाबाश, गुड बॉय, ओके। अच्छा चलो यहीं बैठो तुम, यहीं आओ, हो कैमरा मत हिलाओ ना। कोको ने एकदम गोदी में सिर टिका दिया, हिलेगे ही दिया। खैर साहब, तो वो कहते हैं कि जिस दिन साक्षात, ये कहां गया यार तू भी भैया यार, ये भी मेरे जीवन में एक, तो जिस दिन साक्षात मौत सामने खड़ी होगी ना, जिस दिन मौत से सामना होगा, कोको जाओ यार, हाँ, तो जिस दिन साक्षात मौत से सामना होगा, उस दिन ये उस वक्त कैसे बिहेव करेगा। कहते ये सबसे बड़ा गुण होता है जो फौज अपने सिपाही में, अपने ऑफिसर में देखती है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखते हैं, OLQ। कहते 10-12 क्वालिटीज का एक सेट होता है। सोचने का ढंग, सोचने का नजरिया, जीवन के प्रति क्या नजरिया है, ये देखते हैं। लीडरशिप क्वालिटीज देखते हैं और बहुत सारी, उनको ये OLQ बोलते हैं। और आर्मी का एक सूत्र वाक्य है, एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, नॉट ओनली एन ऑफिसर। कहते यू हैव टू बी एन ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन। तो मैंने कहा हाउ डू यू डिफाइन एन ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर कैसे डिफाइन करती है। तो वो कहते हैं साहब कि जो क्वालिटीज आपके अंदर हैं, ठीक वैसा ही व्यवहार, और जो क्वालिटीज, जो व्यवहार आप अपनी टीम से चाहते हैं, वही व्यवहार जीवन में आजीवन अपनी टीम के सामने करना, जिससे कि आपकी क्वालिटीज, आपका व्यवहार ही आपकी टीम ग्रहण करे और ठीक आपकी तरह ही आपकी टीम बिहेव करे, तभी आप ऑफिसर बनते हैं। इसलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसा काम विच इज अनबिकमिंग एन ऑफिसर इज नॉट एक्सेप्टेड, एंड एन ऑफिसर हैज टू बी अ जेंटलमैन। एक तो अब मैंने कहा था अभी जेंटलमैन का क्या मतलब है, तो वो कहते थे कि ये ऑफिसर एंड जेंटलमैन का जो कॉन्सेप्ट है ना, हमें ब्रिटिश आर्मी से मिला है। तो ब्रिटिश सोसाइटी में एवरीबडी वाज नॉट अ जेंटलमैन। आम कामगार लोग होते थे, दे वर नॉट कॉल्ड जेंटलमैन। जेंटलमैन जो थी वो प्रिविलेज्ड क्लास होती थी, वो लोग जो थोड़े से समाज में जिनको ज्यादा, जिनके पास है, तो वो उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि आप बेशक एक आम जनता से उठ के आए हैं, बट नाउ यू हैव बिकम अ वेरी स्पेशल पर्सन इन सोसाइटी। आपको फौज के अफसर के रूप में एक जेंटलमैन की तरह बिहेव करना है, एक सभ्य व्यक्ति की तरह बिहेव करना है। आप का व्यवहार हमेशा समाज की नजरों में रहता है, इसलिए आपको हमेशा ऐसा एक रोल मॉडल बन के रहना है कि समाज आपको फॉलो कर सके। तो दिस इज how you become an officer and a gentleman in the army.
और सब इस तरह फिर वो स्क्रीनिंग कर करके फौज का एक अफसर बनता है। उसके बाद प्रमोशन होती हैं, हर साल एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लिखी जाती हैं, तब आपको प्रमोशन मिलती है, आप लेफ्टिनेंट बनते हैं, लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनते हैं, कैप्टन से मेजर बनते हैं, मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, और फिर कर्नल बनते बनते 95% आर्मी ऑफिसर्स रिटायर कर दिए जाते हैं। मतलब इतनी स्क्रीनिंग होती है, और ब्रिगेडियर, मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल बनने का मौका तो गिने चुने लोगों को मिलता है। मतलब मुझे लगता है कि 95% ऑफिसर जो है लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल बनते बनते रिटायर हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कैप्टन, मेजर में ही जो है वो वॉलंटियर रिटायरमेंट्स लेके और शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो लोग आते हैं वो चले जाते हैं। तो सब हुआ क्या कि ये घटना है साहब लगभग 10 साल पुरानी। मेजर जनरल गुर इकबाल सिंह मुल्तानी, 6 माउंटेन डिवीजन बरेली के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे, जीओसी। और सब जीओसी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन इंडियन आर्मी। जब आप एक पूरी डिवीजन फौज के कमांडर होते हैं, और एक साहब बहुत ही बड़ा पद है यह आर्मी में। आर्मी की लीडरशिप में जीओसी बनने का मौका बहुत कम ऑफिसर्स को मिलता है। तो साहब ही वाज जीओसी और बरेली में पोस्टेड थे, मेजर जनरल गुर इकबाल सिंह मुल्तानी। मैं बचपन में जैसे कि मैंने बताया मेरे फादर आर्मी में थे, तो हम लोग कोटा में रहते थे। तो कोटा में जहां हमारा स्टेडियम था ना आर्मी का, उसी के बगल में जीओसी साहब का बंगला था, और अक्सर हम लोग जीओसी साहब को दिख जाते थे। और जीओसी साहब कभी शाम को स्टेडियम में टहलने भी आ जाते थे। तो जब वो शाम को कभी टहलने आ जाते थे तो उनका रौब, उनका रुतबा और आर्मी में उनकी रिस्पेक्ट, कई मतलब शायद 1 एकड़ का उनका बंगला था, और उनके बंगले पे जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट होती थी, उसके बाद जब वो अपने बंगले से बाहर निकलते थे तब उनका जो बिहेवियर होता था, और द वे ही कमांडेड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज फेलो आर्मी मैन, और क्या उनकी पर्सनैलिटी थी। मतलब अजीब सा एक ऑरा था उस आदमी का। मुझे अभी आज भी वो व्यक्ति, वो जो आदमी चलता था, मुझे वो चाल आज भी याद है, जबकि ये 1980 की बात है, आज से 42 साल पुरानी बात है। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक वही जीओसी साहब देखे हैं। तो ये जिस ऑफिसर की मैं बात कर रहा हूँ, मेजर जनरल गुर इकबाल सिंह मुल्तानी, ही वाज जीओसी ऑफ 6 माउंटेन डिवीजन पोस्टेड इन बरेली कैंट। तो साहब इनको मिलिट्री इंटेलिजेंस और पुलिस ने गिरफ्तार किया। क्यों? क्योंकि ये सीएसडी कैंटीन की 3 ट्रक दारू बरेली से अपने घर संगरूर भेज रहे थे। 3 ट्रक दारू, 3 बोतल, 3 पेटी नहीं। तो साहब सीएसडी कैंटीन का एक वो है कि आपको मालूम है कि आर्म फोर्सेस के लिए भारत सरकार ने एक सुविधा दे रखी है कि उनको जीएसटी टैक्सेस माफ होते हैं, और इसलिए सीएसडी कैंटीन में जो चीज़ आपको बाजार में मिलती है 100 रुपए की, तो वो सीएसडी में आपको 60-70 की मिल जाती है, क्योंकि हर चीज़ पे 20-30-40% तक टैक्सेस होते हैं। एक्साइज ड्यूटी, ये ड्यूटी, वो ड्यूटी, जीएसटी, तो बहुत सारे टैक्सेस माफ होते हैं। इसलिए 100 रुपए की चीज़ 60-70-80 रुपए में मिल जाती है। और स्पेशली आर्मी की जो दारू है वो डिस्टिलरीज अलग से जो डिस्टिल करती है, तो शायद उसका अल्कोहल परसेंटेज भी ज़्यादा बेटर होता है। इसलिए जितने भी मैंने बेवड़े देखे हैं वो फौज की दारू को बहुत पसंद करते हैं। तो साहब मुल्तानी साहब, मेजर जनरल मुल्तानी साहब, जीओसी साहब, 3 ट्रक दारू बरेली से, फौजी दारू, अपने घर संगरूर के रहने वाले थे जनरल साहब, वहां भेज रहे थे। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने ट्रैप किया, और जहां तक मुझे याद है, क्योंकि घटना 15 साल पुरानी हो चुकी है, वो शायद ट्रक्स भी आर्मी के ही थे, आई थिंक, वेदर आई एम नॉट श्योर। जो अगर कोई जानकार लोग होंगे तो शायद बता देंगे। तो साहब उनको शायद देहरादून के आसपास कहीं इंटरसेप्ट किया गया। तो साहब बहुत बड़ा ये, और अखबारों में आ गया अगले दिन। ट्रैप किया था, पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, वो उनको ट्रैक कर रही थी, फिर मिलिट्री इंटेलिजेंस उनका पीछा करते करते
पूरे रास्ते ट्रकों के पीछे पीछे थे। फिर जब इनको सही समय लगा तो देहरादून में इन्होंने पकड़ लिया। फिर साहब ऐसे में पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है साहब, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में उनको प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया तो जीसीएम बैठा। जीसीएम इज जनरल कोर्ट मार्शल। तब ये आर्मी एक्ट के अंदर ये फौज में जितने भी फौजी जो क्राइम करते हैं ना, उनको ट्राई करने का आर्मी का एक अलग सिस्टम होता है और उसको कहते हैं कोर्ट मार्शल। पहले कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होती है और उसके बाद समरी ऑफ एविडेंस होता है, उसके बाद जीसीएम बैठता है, जनरल कोर्ट मार्शल। तो उसमें जज भी आर्मी के ही होते हैं, वकील भी सब आर्मी के ही होते हैं और वो उनका एक सिस्टम होता है। तो सब जब ये पकड़े गए तो इनको उस पद से मुक्त उस पोस्टिंग से मुक्त करके महू भेज दिया गया। महू जो है वो मध्य प्रदेश में एक सैनिक छावनी थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की। उस जगह का नाम तो कुछ और है, उसको MHOW, दैट इज मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम वहाँ पे एक मिलिट्री हेडक्वार्टर था, इसलिए उसको महू नाम ही पड़ गया उसका, जबकि इट इज MHOW। तो इनको तब यहाँ से ट्रांसफर करके महू भेज दिया गया। महू में इनका कोर्ट मार्शल हुआ। कोर्ट मार्शल में इनको दोषी पाया गया और जब इनको दोषी पाया गया तो इनको 3 साल कैद बा मशक्कत, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, 3 साल की सजा हुई। फौज से इनको पदमुक्त कर दिया गया। ही वॉज कैशियर्ड। और कैशियर्ड का मैंने फिर मुझे कैशियर्ड वर्ड, तो हम तो बैंक का कैशियर जानते हैं, तो कैशियर क्या होता है, फिर मुझे कल मैंने इसको बकायदा गूगल पे सर्च किया। तो कैशियर्ड होता है कि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से अपमानित करके, सुनिए, सार्वजनिक रूप से अपमानित करके अपने पद से हटाना। तो ये भी अगेन दिस इज अ ब्रिटिश टर्म। और ब्रिटिश काल में यूरोप में सैनिक अफसरों को कैशियर किया जाता था। तो उस वक्त कैशियर कैसे किया जाता था कि जो कंधे पे जो स्टार लगे होते थे उनको नोच लिया जाता था, उतारा नहीं जाता था, स्टार्स नोच लिए जाते थे, मेडल्स नोच कर फेंक दिए जाते थे, ऐसे दे वर स्नैच्ड। जो यहां फीतियां होती थी ना स्टार्स, उनको दे वर टॉर्न। मतलब यहां पर एक वो होती है, कपड़े का टुकड़ा होता है, उस पर स्टार लगे होते हैं, तो उसको नोच लिया जाता था। बेल्ट उतार ली जाती थी, जूते उतरवा दिए जाते थे, उनको नंगे पैर, टोपी उतार दी जाती थी और जो उनकी तलवार होती थी पुराने जमाने में उसे सार्वजनिक रूप से तोड़ दिया जाता था। तो ये तो था सब 16वीं और 17वीं शताब्दी का, इस तरह फौजी अफसरों को कैशियर किया जाता था। आज के मॉडर्न जमाने में पद मुक्त कर दिया जाता है, स्टार उतार लिए जाते हैं, बेल्ट उतार ली जाती है, टोपी उतार ली जाती है। तो बिना स्टार और बिना इंसिग्निया के वो जो अशोक स्तंभ होता है ना यहाँ पे, उसके बिना तो आदमी फिर सिविलियन बन जाता है ना। बेशक आपने हरी रंग की वर्दी पहन रखी है, पर यदि उस पर स्टार नहीं है तो आप तो एक सिविलियन बन गए। और वेपन अगर कोई है तो वेपन ले लिया जाता है। इसको कहते हैं साहब कैशियर करना। इसके अलावा सारे बेनिफिट्स बंद हो जाते हैं, पेंशन छीन ली जाती है, पेंशन, ग्रेच्युटी इत्यादि जो भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं वो सब छीन लिए जाते हैं। तो साहब मेजर जनरल साहब को बेइज्जत करके आर्मी से निकाल दिया गया। फिर उस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में यह भी बात आया कि 4 अन्य ब्रिगेडियर्स भी उनके साथ इस कुकृत्य में शामिल थे। उसके बाद उन 4 ब्रिगेडियर्स का क्या हुआ, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की, उनको कितनी सजा दी गई और उन्होंने किस दबाव में आके जनरल साहब के साथ इस कुकर्म में सहयोग किया या उनको रोका क्यों नहीं। खैर ये बात की बातें हैं, पर मुझे पता नहीं चला। वो कोई अगर आर्मी का जानकार होगा तो वो बताएगा कि उन 4 ब्रिगेडियर्स को क्या सजा दी गई थी। पर साहब जनरल साहब ने जेल काटी, उसके बाद वो अब एक गुमनाम जिंदगी जी रहे हैं। अब तब सवाल उठता है कि फौज का एक अफसर जिसको इतनी स्क्रीनिंग के बाद, इतनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बाद, मतलब ऑफिसर एंड ए जेंटलमैन, तो आखिर अच्छा उसके बाद स्क्रीनिंग्स फॉर प्रमोशंस, आखिर एक आदमी मेजर जनरल बन गया, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल से रिटायर नहीं किया आर्मी ने उसको ब्रिगेडियर बनाया, उसके बाद मेजर जनरल बनाया, उसको फिर मेजर, सभी हर मेजर जनरल भी जीओसी नहीं बनता ना,
उसको जीओसी का पदभार दिया गया, तो उसके अंदर कुछ आर्मी ने कुछ क्वालिटीज देखी होंगी ना। आर्मी की स्क्रीनिंग का सिस्टम तो फेल है नहीं, तो इतनी स्क्रीनिंग के बाद इतना योग्य आदमी माना गया वो आदमी, आखिर ऐसा आदमी भी कुछ लाख रुपए के लालच में अपना इतना जबरदस्त, इतना गौरवशाली, इतना इलस्ट्रियस कैरियर दांव पे लगा के दारू बेचने की, दारू की स्मगलिंग जैसे काम में फंस गया। इतने मतलब उस जमाने का शायद 5-7 लाख 10 लाख रुपए का ये पूरा गेम रहा होगा। वो भी पूरा का पूरा तो अगली की जेब में जाएगा नहीं। क्या कर जलन पंजाब में भी दारू बिकेगी तो उसमें भी तो एक्साइज डिपार्टमेंट ये वो पुलिस अपना हिस्सा लेंगे ही ना। और यहाँ पर भी वो पूरा का पूरा तो उन्होंने लेना, बहुत सारे लोग उसमें शामिल रहे होंगे। आखिर इतनी सारी दारू एक आदमी को इशू कैसे हो गई? जो सीएसडी जो कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट है, जो कैंटीनें चलाता है, उसके अफसर इन्वॉल्व रहे होंगे। तो मुझे लगता है जनरल साहब के इससे क्या आया होगा, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आया होगा। अगर आज जनरल साहब अगर वो सम्मानजनक नौकरी करके रिटायर हुए थे तो आज लाख रुपया तो उनकी पेंशन होती साहब। तो एक आदमी ने अपनी सारी जिंदगी की इज्जत, सारी जिंदगी की जो उन्होंने, जो उनके वर्च्यूज थे, जो उनके रैंक के वर्च्यूज थे, जो आर्मी के जो वर्च्यूज थे, उन सबको दाव पे लगा दिया सिर्फ 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए के मटेरियल बेनिफिट के लिए। अच्छा, जब वो ऐसा ये कुकर्म कर रहे थे तो क्या उनकी पत्नी, उनके बच्चे भी उनके इस कुकर्म में शामिल रहे होंगे? क्या उन्होंने अपने बाप को ये प्रेरित किया होगा? आखिर उस आदमी की ऐसी क्या मजबूरियां थी? आखिर ऐसे क्या खर्चे थे उस आदमी के? वो इतना अपने लाइफ में ऐसा फाइनेंशियली क्यों इतना इनसिक्योर फील कर रहा था कि मैं रिटायरमेंट के लिए अपने 2-4-10 लाख रुपए जमा कर लूं? अगर वो आदमी दारू बेच रहा था तो वो और उसने क्या क्या बेचा था? बात पता है क्या है कि आखिर एक आदमी को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए कितने पैसे की जरूरत होती है, और उसमें कितना पैसा हम आम फालतू की बेकार की लग्जरी लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, और कितना पैसा हमारे अच्छे एक जीवन एक के लिए जरूरी होता है। और हम अच्छे जीवन को फिर डिफाइन कैसे करते हैं? सम्मानजनक जीवन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मतलब एक आदमी जो मारुति 800 में चलता है, क्या वो सम्मानजनक क्या उसका जीवन सम्मानजनक माना जाएगा? पर उसने ईमानदारी से नौकरी की है, ईमानदारी से जीवन जिया है, पर चलता वो मारुति 800 में, और दुनिया भर का चोर चकारी करके, डाके डाल के, देश को लूट के, समाज को लूट के, अगर एक आदमी BMW मर्सिडीज में चलता है तो या वो सम्मानजनक माना जाएगा? तो ये तो सब आपको, ये तो आपकी निजी चॉइसेस होगी ना लाइफ की। तो उस व्यक्ति का और उस व्यक्ति के पूरे परिवार की क्या सोच थी जीवन के प्रति, और किस सोच के तहत उस आदमी ने ये कुकर्म, ये इतना नीच कर्म करने की हिम्मत जुटाई या करने के बारे में सोचा और किया? मतलब वो अपने जीवन से चाहता क्या था? मेजर जनरल जैसा मतलब बड़ा पद, जिम्मेवार पद, इज्जत वाला पद पाके भी वो स्टेटस। मुझे याद है मैं जालंधर में रहता था तो हमारी कॉलोनी में एक घर था, उसके आगे लिखा था मेजर जनरल समथिंग। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि एज अ कॉमन मैन होते हुए जब मैं उस घर के सामने निकलता था और जब मैं वो नेम प्लेट पढ़ता था ना, तो मुझे ऑटोमेटिकली मुझे मेरे अंदर ने एक सम्मान और श्रद्धा का भाव पैदा हो जाता था। पर मैंने उस व्यक्ति को कभी देखा नहीं था, उन जनरल साहब को। फिर एक दिन वो मुझे गेट के पास खड़े मिल गए और मैं स्कूटर से जा रहा था। मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने तुरंत ब्रेक मारी, स्टैंड पे खड़ा किया और मैंने सिर्फ उनको गुड मॉर्निंग सर इतना बोलने के लिए मैंने बाकायदा स्कूटर खड़ा किया, और मतलब सिर्फ मैंने कहा गुड मॉर्निंग सर, उन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया और मैंने ऐसे वेव किया, मुस्कुराया मैं और मैं चला गया। मतलब सिर्फ चूंकि उस व्यक्ति के नाम के आगे एक्स मेजर जनरल लिखा था। इतना सम्मान है सोसाइटी में,
फौज के अफसरों के प्रति। और उस व्यक्ति ने वो जो मेजर जनरल का जो पद था, डेजिग्नेशन, उसका सम्मान नहीं किया। उसके बैंक में 10 लाख रुपए पड़े रहते, वो एक बड़ी सी गाड़ी ले लेता, उसके घर में ज्यादा चमकने वाला ग्रेनाइट लग जाता। यही तो अंतर होता ना। आज पता नहीं मेजर जनरल, एक्स मेजर जनरल, डिस्ग्रेस मेजर जनरल गोरखबाल सिंह मुल्तानी कहाँ हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं मालूम। और आज क्या सोच के जी रहे होंगे। उस स्टोरी से ना मुझे एक ही बात समझ में आई कि अच्छा जीवन, सुखी जीवन की अपनी हर आदमी की एक डेफिनेशन होती है, और वो डेफिनेशन कोई दूसरा आपके लिए नहीं बना सकता। अच्छा जीवन क्या होता है, सुखी जीवन क्या होता है, ये आपको अपने, ये आपका अपना अलग पैरामीटर होगा, ये आप डिसाइड करेंगे। आपको एक कैरेक्टर वाला जीवन जीना है या लोक दिखावे वाला जीवन जीना है। वेदर यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर एंड अ जेंटलमैन, आपको ऑफिसर और जेंटलमैन बन के जीवन बिताना है, या आपको लोक दिखावे में लोगों को इंप्रेस करने के लिए अपनी धन संपदा, अपनी दौलत दिखानी है, ये आपको डिसाइड करना होता है। जब भी आगे से कोई काम करो ना, तो इन बेसिक प्रिंसिपल्स को ध्यान रखो कि हम अपने जीवन से चाहते क्या हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।